Hello guys, welcome to Amika Jains. Today we will discuss the jurisdiction of Supreme Court Part 1, in which we will discuss about the jurisdiction of Court of Record, original jurisdiction, appellate jurisdiction, and the videos on the topic President of India, State Legislature, Parliament and many more explained already. The link is given in the description. Guys, do subscribe, like, share and comment. If you think any content is useful to you, then please press the bell icon. We will start with the jurisdiction of Supreme Court, Court of Record. So, Court of Record, according to Article 129 of the Indian Constitution, the Supreme Court is Court of Record. Article 129 हमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है. अब हमें ये नहीं पता कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? ऑल द प्रोसीडिंग्स, जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं और एविडेंट्री वैल्यू को कोर्ट क्या करेगा, रिकॉर्ड के तौर पे मेंटेन करके रखेगा. दे कैन बी प्रोड्यूस बिफोर अ कोर्ट एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड. जो प्रोसीडिंग्स, जो एविडेंट्री वैल्यू रिकॉर्ड के तौर पर संभाल कर रखी गई हैं, मेंटेन करके रखी गई हैं, उन्हें किसी अन्य कोर्ट के सामने, सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है और उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. सेकेंड थिंग, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये भी है कि कोर्ट अपने कंटेम्प्ट को पनिश भी कर सकता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के मुताबिक जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो दो प्रकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इंक्लूड करता है. द फर्स्ट वन इज सिविल, ओके, एंड द सेकंड वन इज क्रिमिनल. पहला सिविल कंटेम्प्ट एंड द सेकंड वन इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? सिविल कंटेम्प्ट है जब कोई जानबूझकर, विलफुल डिसओबे करता है किसी जजमेंट को, किसी डिक्री को या किसी डायरेक्शन को या किसी ऑर्डर को, किसी रिट को या कोई अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट. मतलब जानबूझकर डिसओबे करना किसी जजमेंट को, डिक्री को, डायरेक्शन को, ऑर्डर को, रिट को या किसी अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट को. और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कि पब्लिकेशन होना किसी वर्ड्स का, बेशक वो स्पोकन हो, बोल के किए गए हो या लिखित में हो, रिटन हो, या फिर कोई साइन हो, ठीक है, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कोई वीडियोस वगैरह, ठीक है. और स्कैंडलाइज और टेंड्स टू स्कैंडलाइज, मतलब स्कैंडलाइज का मतलब देखिए पहले, कुछ खराब करना, डिसग्रेस और डिफेमेटरी एलिगेशन विच हार्म्स द डिग्निटी ऑफ कोर्ट. मतलब कुछ ऐसा कहना जो डिफेम करता है कोर्ट को, उसकी डिग्निटी को, या ऐसा करने का प्रयास करना, या फिर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट को लोअर दिखाना, ठीक है, या फिर ऐसे करने का प्रयास करना, उसे हम कहते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट. इंटरफेयर्स, क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब कब होगा? एक तो हमने अभी डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इंटरफेयर्स या फिर टेंड्स टू इंटरफेयर इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करता है या फिर ऐसा करने का प्रयास करता है. थर्ड पॉइंट, इंटरफेयर करता है या फिर ऐसा प्रयास करता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट. ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कुछ करने से रोक देना या ऐसा कुछ करने से रोक देने का प्रयास करना. किस चीज़ में? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में या किसी और मैनर में उनकी प्रोसीडिंग्स को रोकना क्रिमिनल कंटेम्प्ट है कोर्ट का. एक जो जज है या मैजिस्ट्रेट है या कोई अदर पर्सन जो जुडिशली एक्टिंग कर रहा है, लाइबल होगा कंटेम्प्ट के लिए उसी मैनर में जैसे कोई और होता. ठीक है. अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन है जो कि कंटेम्प्ट कर देता है कोर्ट का, तो वो भी वैसे ही लाइबल होगा अगर कोई जज या मैजिस्ट्रेट या कोई अदर पर्सन एक्टिंग जुडिशली कंटेम्प्ट करता है कोर्ट का. ठीक है. ये सेक्शन
अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई, कहाँ पर, टू एनी ऑब्जर्वेशन और रिमार्क मेड बाय हिम रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट इन एन अपील और रिवीजन। ओके, कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स। अगर इनोसेंट पब्लिकेशन होती है, फेयर एंड रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, फेयर क्रिटिसिज्म करता है कोई, या फिर अगर कंप्लेंट की जाती है गुड फेथ में अगेंस्ट ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ओके, या फिर पब्लिकेशन ऑफ फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट सिटिंग इन अ कैमरा। ओके, अगर ये सब चीज़ें बताई गई हैं, अगर ये फेयर है, इनोसेंट है, फेयर क्रिटिसिज्म है, कंप्लेंट जो है वो गुड फेथ में है, और जो पब्लिकेशन ऑफ फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट है वो भी है एक फेयर मैनर में, तो इसे हम कंटेम्प्ट नहीं कह सकते कोर्ट का। इसके अंदर जो पनिशमेंट होगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 6 महीने तक, 6 मंथ्स, ओके, या फिर फाइन भी हो सकता है, और जो फाइन है वो एक्सटेंड हो सकता है 2000 रुपीज़ तक, या दोनों, 6 महीने की जेल भी और फाइन भी। एक केस था दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 पुलिस ऑफिसर्स को पनिश किया, किस जुर्म में, हरासिंग एंड हैंडकफिंग द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सिटी ऑफ नदियाद, विच एक्ट अमाउंटेड टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ CJM। पुलिस ने हरास करके और हथकड़ी लगाकर एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को वहाँ से लेके गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन 5 पुलिस ऑफिसर्स को पनिश किया फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये CJM के कोर्ट का कंटेम्प्ट था। ओके, दिस वाज नाउ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ आती है, कब आती है? वो तब आती है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, या फिर किसी एक स्टेट के बीच में, या मोर देन वन स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और साथ में कौन है उसके साथ, पंजाब और हरियाणा का डिस्प्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, या फिर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट ऑफ वन साइड एंड वन मोर अदर स्टेट ऑन द अदर साइड, कि एक साइड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में है, एक साइड से तो राजस्थान का डिस्प्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, दूसरा से बिहार का है, तो इसे हम कहते हैं कि डिस्प्यूट है, ओरिजिनल जुडिक्शन यहाँ पे लागू हो जाएगी। बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की आ जाती है। एक नोट है, सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कैन नॉट एंटरटेन एनी सूट रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एनी इंडिविजुअल। देखो, अगर हम चाहें कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सू कर दें और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चले जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है, क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है कमीशन को, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। वो ये इंक्वायरी करवाना चाहती है, वो एलिगेशंस लगाती है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के ऊपर और कुछ अदर मिनिस्टर्स के ऊपर कि उन्होंने करप्शन किया है और मिसयूज़ किया है पावर्स का। स्टेट गवर्नमेंट जो है इस बात को लेकर ऑब्जेक्ट उठाती है और कहती है कि जो अपॉइंटमेंट है कमीशन का, ये हमें इंक्वायरी कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? दे कंटेंटेड, उन्होंने कहा दैट द एक्ट डिड नॉट ऑथोराइज, कि ये जो एक्ट है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, ये ऑथोराइज नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इंक्वायरी करें इन द मैटर विच फॉल्स अंडर द स्टेट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर, कि वो जो एक्ट है ये ऑथोराइज नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इंक्वायरी करें स्टेट लेजिस्लेटिव फंक्शंस के बीच में और एग्जीक्यूटिव पावर्स के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कहा कि जो सूट है वो अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर है एज इंडिविजुअल, ठीक है, नॉट एज अ स्टेट। और सुप्रीम कोर्ट ने इस सूट को अंडर आर्टिकल 131A के तहत मेंटेन करके रखा।
ठीक है। नाउ एक्सक्लूजन ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक डिस्प्यूट अराइज होता है आउट ऑफ एनी ट्रीटी, कोई ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोविएंट हैविंग एंटर्ड और एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ऐसी ट्रीटी है, कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कभी टाइम बीइंग में इन्फोर्स किया गया था और उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डायरेक्टली अपनी जुरिडिक्शन में नहीं ले सकती, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं ले सकती। या फिर डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम ट्रीटी विच प्रोवाइड्स दैट ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट एक्सटेंड टू सच डिस्प्यूट। जो ट्रीटी खुद कहती है कि जो इसके अंदर हमने टर्म्स एंड कंडीशंस बना रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर नहीं लग सकती। ओके। और फिर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट कैन नॉट एंटरटेन द सूट। सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरस्टेट, जो आपस में स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड सूट को डायरेक्टली ओरिजिनल जुरिडिक्शन में डील नहीं करता। आर्टिकल 280 एक्सक्लूड करती है फाइनेंस कमीशन को, जो हम मैटर जो एक बार रिकमेंड कर देते हैं, जो उनके पास भेज देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तौर पर काम में नहीं लिया जा सकता। ओनली व्हेन द मैटर इज़ रेफर टू फाइनेंस कमीशन। ये कब है? जब रेफर कर दिया गया फाइनेंस कमीशन को। 280 आर्टिकल कहता है कि जब एक मैटर को फाइनेंस कमीशन के पास हमने रेफर कर दिया तो उसे हम सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं लेके आ सकते। द थर्ड पॉइंट इज एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। कुछ एक्सपेंसेस को लेकर यूनियन और स्टेट के बीच में जो एडजस्टमेंट है उसे हम सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कवर नहीं कर सकते। लाइक अगर स्टेट ने कोई डैमेज कर दिया सेंटर की प्रॉपर्टी का, या फिर सेंटर ने डैमेज कर दिया स्टेट की प्रॉपर्टी का, तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 132। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है। इससे पहले फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल होती थी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट इज़ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। ये पावर जो है वो इसकी जुरिडिक्शन को, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को वाइडर कर देती है देन हाई कोर्ट्स। एप्लीट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। सुप्रीम कोर्ट की एप्लीएंट जुरिडिक्शन को हम 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, द सेकेंड वन इज़ सिविल मैटर, द थर्ड वन इज़ क्रिमिनल मैटर एंड द फोर्थ वन इज़ स्पेशल लीव टू अपील। ओके, अब बात करते हैं अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अंडर आर्टिकल 132 क्लॉज 1 एन अपील shall lie to Supreme Court from any judgment, decree or final order of the High Court if। क्या कहता है कि आर्टिकल 132 क्लॉज 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है हाई कोर्ट के जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर के खिलाफ जा सकती है, इसने बता दिया। अब प्रोसीजर देखते हैं। अंडर आर्टिकल 132 इट सर्टिफाइज दैट केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जब हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर देता है कि इसके अंदर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है। एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब कि कहीं ओपिनियन में डिफरेंस है, ओके, और उस जो जिस पॉइंट पे कंफ्यूजन है लॉ के, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई भी केस को ना तो रेफर किया है ना कोई डायरेक्शन दिया है, तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है और वहाँ पे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट को ये भेज देना चाहिए। सुप्रीम अगर हाई कोर्ट ऐसे कहते हैं तो यहाँ पे अपील होती है। एन अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट। एक अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाई करती है अंडर आर्टिकल 132 ओनली। कब? व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई, ठीक है। 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी जाएगी जब फॉलोइंग कंडीशंस ये वाली सेटिस्फाई होंगी। तो कौन सी हैं ये कंडीशंस? पहली कहता है कि जो जजमेंट, फाइनल ऑर्डर, डिक्री, जो अपील होनी चाहिए
इनके अगेंस्ट होनी चाहिए, और ये किसने बनाई हो, किसने दिए हो ये जजमेंट फाइनल ऑर्डर डिग्री, ये हाई कोर्ट के अगेंस्ट होने चाहिए। हाई कोर्ट की जजमेंट फाइनल ऑर्डर डिग्री के अगेंस्ट अपील होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ये जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है, ऑर्डर है, डिग्री है, ये किस में होनी चाहिए, सिविल केस में हो, सिविल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हो, या फिर अदर प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। हाई कोर्ट मस्ट गिव अ सर्टिफिकेट, हाई कोर्ट को ग्रांट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 134A that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the constitution. Okay. अब सिविल प्रोसीडिंग्स की हमने बात की यहाँ पे कि सिविल प्रोसीडिंग्स हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो या अदर प्रोसीडिंग्स हो। तो सिविल प्रोसीडिंग क्या होती हैं? सिविल प्रोसीडिंग्स इज वन विच अ पर्सन सीक्स टू एनफोर्स द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज सिविल राइट। सिविल प्रोसीडिंग वो होती है जिसमें एक व्यक्ति अपना जो उसको सिविल राइट है उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ होता है, उसको एनफोर्स करवाना चाहता है। ये प्रोसीडिंग रिलेट करती है सिविल राइट से। आर्टिकल 226 में जो रिट्स का है प्रावधान हाई कोर्ट के अंडर, वो एक सिविल प्रोसीडिंग होती है। प्रोसीडिंग जो रिट्स की होती हैं वो सिविल प्रोसीडिंग होती हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इसका मतलब है जब कभी व्हेन इट्स कंक्लूजन रिजल्ट्स इन कन्विक्शन ऑफ द पर्सन चार्ज इन सेंटेंस ऑफ सम पनिशमेंट सच एज डेथ पनिशमेंट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग वो होती हैं कि जब प्रोसीडिंग्स खत्म होती है तो उसका कंक्लूजन या उसका रिजल्ट किसी पर्सन की कन्विक्शन में आता है, उसके ऊपर कुछ चार्ज लगा होता है जिसके अंदर उसको कुछ पनिशमेंट होती है, जैसे डेथ पनिशमेंट। ओके। अदर प्रोसीडिंग्स, अदर प्रोसीडिंग्स का मतलब है एक्सेप्ट सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को छोड़कर जितनी भी प्रोसीडिंग्स बचती हैं वो अदर प्रोसीडिंग्स के अंदर कंसिडर की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स होती हैं टैक्स लॉ में, टैक्सेशन लॉ में, वो होती हैं अदर प्रोसीडिंग्स। ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ओके। अब ये है क्या? ये डिनोट करता है कि जब कभी एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है और वहाँ पे डिफरेंस होता है ओपिनियंस का। ओके। और वो क्वेश्चन जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, when there is a difference of opinion among the high court on that question and supreme court has no direction। सुप्रीम कोर्ट ने उस क्वेश्चन से रिलेटेड, अब मान लीजिए किसी केस में कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन अराइज हो जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर आर्टिकल या पर्टिकुलर लॉ के ऊपर कोई भी अपनी गाइडलाइन, कोई डायरेक्शन नहीं दी आज तक, और हाई कोर्ट वहाँ पर अपना ओपिनियन में डिफरेंस रखता है, तो ये जो क्वेश्चन होगा ये सब्सटेंशियल लॉ ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाएगा। ओके। और इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, हाई कोर्ट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए भेज सकता है विद अ सर्टिफिकेट। एप्लीट जुरिडिक्शन इन सिविल मैटर्स, आर्टिकल 133। अब क्या होता है ये बताते हैं कि द अपील अंडर 133 लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 133 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील जा तो सकती है, किसके ऑर्डर के अगेंस्ट? हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, लेकिन उसको फुलफिल करना पड़ेगा 3 कंडीशंस को। जजमेंट फाइनल ऑर्डर डिक्री जो है वो किसने बनाई हो? हाई कोर्ट ने पास की हो। ओके। हाई कोर्ट ने पास की हो, और वो भी सिविल प्रोसीडिंग्स में, वहाँ पे सिविल हो, क्रिमिनल हो या फिर अदर प्रोसीडिंग हो, यहाँ पे सिविल प्रोसीडिंग मेंशन किया गया। ओके। हाई कोर्ट मस्ट गिव अ सर्टिफिकेट, हाई कोर्ट को सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है अंडर आर्टिकल 134A टू द फॉलोइंग इफेक्ट। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वहाँ पे एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या फिर वो अपने ओपिनियन से ये मानता है कि ये जो क्वेश्चन है ये डिसाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कोई ऐसा केस आता है हाई कोर्ट के पास जो हाई कोर्ट चाहता है कि सिविल मैटर्स में कि ये तो केस सुप्रीम कोर्ट ही डील करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, तो वो डायरेक्टली सर्टिफिकेट के साथ भेज दे उसको, ठीक है, अपील हो सकती है। द 30th अमेंडमेंट हैज़ रिमूव्ड द कंडीशन ऑफ मॉनेटरी वैल्यू दैट एन अपील कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट इफ द वैल्यू इज लेस देन ₹20,000। अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू ₹20,000 से कम होती थी 30th अमेंडमेंट आने से पहले, तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अमेंडमेंट
130 जब आई, उसने आर्टिकल 133 के तहत अपील को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बस ये कह दिया कि उन्होंने आर्टिकल 134 को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया, 134A को, और हाई कोर्ट से अपील अब जा सकती हैं। उसको पैसे वाला कोई चक्कर ही नहीं है मॉनेटरी वैल्यू का, ओनली द थिंग इज़ हाई कोर्ट सर्टिफाई करे, ठीक है। क्लॉज 3 जो है वो कहता है कि नो अपील लाइज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सिंगल जज। कोई भी अपील अगर सिंगल जज के डिसीजन के अगेंस्ट जा नहीं सकती, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में जा सकती है, वो अलग बात है, बट पार्लियामेंट जो है वो इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई लॉ बना नहीं है। ओके, नाउ अपील इन क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अब अपील फ्रॉम डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग लाइज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द फॉलोइंग 2 वेज। अपील जो है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है 2 तरीके के साथ। पहला विदाउट सर्टिफिकेट जाए, दूसरा विद अ सर्टिफिकेट। ओके, विदाउट सर्टिफिकेट आर्टिकल 134A क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज A एंड B, एन अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट। एक अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और सेंटेंस इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट क्या करता है, अब इस चीज़ को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया, वहाँ से अपील होती है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट उसको सेंटेंस टू डेथ दे देता है। तो यहाँ पे उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। वो कह सकता है कि जब मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया था तो हाई कोर्ट ने मुझे डेथ सेंटेंस क्यों दे दी। ओके, यहाँ पे कहता है कि जब एक अपील हाई कोर्ट रिवर्स कर देता है, जिसमें ऑर्डर क्या था, इक्विटल का, बाइज्जत बरी का था आरोपी का, एक्यूज्ड का, लेकिन उसको सेंटेंस टू डेथ मिल गई हाई कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है डायरेक्ट विदाउट सर्टिफिकेट। या फिर हाई कोर्ट, अब किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वहाँ से हाई कोर्ट उस केस को मंगवा लेता अपने पास और फिर उस एक्यूज्ड पर्सन को सेंटेंस टू डेथ दे देता है, तो ये भी विदाउट सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। हाई कोर्ट विदड्रॉ एनी केस फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड सेंटेंस टू डेथ ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। या फिर अगर हाई कोर्ट कन्विक्शन के ऑर्डर की रिवर्स करके, अब देखो, अगर हाई कोर्ट ने किसी कन्विक्शन के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और उसको एक्विटल कर दिया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया, तो तब अपील नहीं जा सकती सुप्रीम कोर्ट में कि इसको बरी क्यों कर दिया, हमें तो इसको डेथ सेंटेंस देनी थी, ऐसे वगैरह, ठीक है। अब विद सर्टिफिकेट की बात आती है, आर्टिकल 134 क्लॉज C। एक अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट तब जा सकती है जब हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे अंडर आर्टिकल 134A कि यह केस फिट है अपील के तौर पे जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। जब हाई कोर्ट खुद कह दे ना कि ये केस फिट है अपील के तौर पे जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, आप अपील कर सकते हो, तो यहाँ पे हो सकता है। अब ये जो है ये हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन ये भी साथ में ये भी कहती है कि जो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है ये भी डील कैसे होगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होगी। ओके, और आर्टिकल 134 क्लॉज 2, इट इज सेड दैट पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 134 क्लॉज 2 एक्सटेंड द एपीलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर्स। पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 134 क्लॉज 2 के अंदर एपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एक्सटेंड कर सकती है, और जो कि इन्होंने किया भी है, और इससे इसका जो जुडिक्शन है वो बहुत वाइडर हो चुकी है। यहाँ पे पार्लियामेंट हैज़ एनेक्टेड सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपीलेट जुडिक्शन एक्ट 1980। ओके, इसमें क्या है कि एक अपील सुप्रीम कोर्ट जा सकती है हाई कोर्ट के जजमेंट, फाइनल ऑर्डर या सेंटेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट, अगर हाई कोर्ट किसी के इक्विटल को ऑर्डर को रिवर्स करके उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दे या फिर इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स दे दे। समझने की कोशिश करो, सेम टू सेम है, बस पनिशमेंट का फ़र्क है। कहते हैं कि अगर हाई कोर्ट किसी की बाइज्जत बरी होने के ऑर्डर को रिवर्स करके उसको या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दे
आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की सज़ा दे दे तो डायरेक्ट अपील जा सकती है। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में विदाउट सर्टिफिकेट। या फिर किसी केस को विड्रॉ कर लें सबॉर्डिनेट कोर्ट से और फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दें या फिर 10 साल तक की सज़ा दे दें। ओके। आर्टिकल 134A सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 134A कहता है कि हर हाई कोर्ट में वर्ड यूज़ किया गया है, में ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द ओरल एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीड पार्टी और ऑन द बिहाफ ऑफ एग्रीड पार्टी प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो है अपने आप से भी दे सकते हैं या फिर ओरल एप्लीकेशन, एक रिक्वेस्ट की जाए एग्रीड पार्टी की तरफ से कि हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है, और जैसे ही साथ के साथ जजमेंट या फाइनल ऑर्डर या डिक्री पास होती है तभी जो जस्टिस होते हैं या जज होते हैं वो ओरली बता देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस प्रोविज़न का जो ऑब्जेक्ट है वो ये था कि अवॉइड किया जाए डिले, जो कि बहुत डिले हो जाता था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील जा नहीं पाती थी क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट देने में बहुत टाइम लगा देता था। तो प्रायर टू दिस हाई कोर्ट ग्रांट सर्टिफिकेट टू अपील इन ऑन द फॉर्मल एप्लीकेशन। सुप्रीम कोर्ट में अपील डालने के लिए पहले हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देते तो थे लेकिन फॉर्मल एप्लीकेशन देनी पड़ती थी एग्रीड पार्टी को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट कैन ग्रांट सर्टिफिकेट सू मोटो इफ़ इट थिंक्स फिट। अगर उसको लगता है कि हाँ मुझे दे देना चाहिए सर्टिफिकेट तो वो अपने आप से भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। सू मोटो एक्शन होता है हाई कोर्ट का। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।